Hi, welcome to the new lecture and ongoing topic of national income. लास्ट क्लास में जब हमने नेशनल इनकम शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड एनएफआईए और उसी टाइम पर हमने पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है या फैक्टर क्या होता है। इनपुट दो तरीके का होता है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, एंड इट इज फैक्टर इनकम दैट एक्चुअली एड्स द वैल्यू। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे अब कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे कि जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, ये सब कुछ भी आप आइदर फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हो या फिर मार्केट प्राइस पे। तो अब ये फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस होता क्या है उसको समझने के लिए देखिए, समझिए कि दिस इज एन इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडिया है। इंडिया में इमेजिन करिए कि हमने प्रोड्यूस किया एक साइकिल। ठीक है, सो दिस इज द साइकिल जो हमने हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया है। अब ये साइकिल क्या है? साइकिल इज द आउटपुट, राइट? ये आउटपुट है और आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि इकोनॉमी का साइज क्या है। तो समझिए ये साइकिल है 100 रुपीज का। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 100 रुपीज का ये आउटपुट है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी का साइज देखने के लिए, जीडीपी का क्या साइज है, जीडीपी का साइज देखने के लिए हम ये आउटपुट का बेसिकली इनपुट देखते हैं कि इनपुट क्या है। और इनपुट दो तरीके का होता है, एक फैक्टर होता है, एक नॉन फैक्टर होता है। ठीक है, नॉन फैक्टर। फैक्टर में क्या है? वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, ठीक है, वी हैव कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार चीज फैक्टर होता है। और नॉन फैक्टर में रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी इकोनॉमी में अर्निंग सिर्फ फैक्टर्स करते हैं, नॉन फैक्टर का कोई अर्निंग नहीं होता है। तो नॉन फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि फैक्टर्स ने क्या क्या अर्न किया। लैंड ने, ये साइकिल प्रोड्यूस करने में लैंड ने कितना रेंट अर्न किया है, लेबर ने कितना वेज अर्न किया, कैपिटल ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया एंड एंटरप्रेन्योर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये जो इन लोगों का अर्निंग होता है इसी को आप बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, राइट, या फिर फैक्टर इनकम। ये फैक्टर्स का इनकम है जो इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के टाइम पर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट भी गया है। तो आप जब इस साइकिल का प्राइस देखोगे जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए तो हम इस फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ना कि आउटपुट प्राइस। आउटपुट प्राइस सच नहीं बोला जाता है, हम क्या पढ़ते हैं? हम बेसिकली पढ़ते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो आप जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करोगे? फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स, जो एक तरीके से फैक्टर का खुद का इनकम भी होता है। तो आइदर फैक्टर कॉस्ट बोलिए, फैक्टर इनकम, दोनों एक ही चीज है, बट हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट क्या है? एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट गया है। नॉन फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं व्हाइल डूइंग द जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस इज फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में अगर आप जो भी टैक्स, इस साइकिल के ऊपर सरकार ने कोई ना कोई टैक्स भी लगाया होगा, तो जो टैक्स लगा है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि साइकिल से हेल्थ इश्यू, मतलब हेल्थ बेनिफिट है ना, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, तो इसके लिए साइकिल प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज दे रही होगी। तो आप उस सब्सिडीज को माइनस करिए, माइनस करिए सब्सिडी को, जो भी अगर सब्सिडी मिल रहा है। तो ये जब कैलकुलेशन, टैक्स को ऐड करना एंड सब्सिडीज को माइनस करना, इसी को कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट कर दिया है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यही है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करेंगे और अब जो प्राइस आएगा उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस। ठीक है, सो आप इस साइकिल का जीडीपी में कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हो, या तो फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। ठीक है, सो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो आउटपुट है, याद रखिएगा उसका हम जो प्राइस कंसीडर करते हैं वो दो में से कोई भी प्राइस हो सकता है, आइदर फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहले फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। फैक्टर कॉस्ट ये क्या है? इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम। ठीक है, इसका यूज किया जाता था जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जीडीपी एक तरीके से देखने के लिए, इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है वो सारा चीज देखने के लिए। ठीक है, तो हम फैक्टर कॉस्ट का यूज किया करते थे, बट टिल द ईयर 2015, साल 2015 में सरकार ने बोला कि अब से हम फैक्टर कॉस्ट पे अपने जीडीपी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट हम करेंगे मार्केट प्राइस पे। सो मार्केट प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
इनडायरेक्ट सब्सिडीज, दैट इज द सब्सिडी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये दोनों को ही आप जब एडजस्ट करते हैं तो इसको ही कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोगे, द प्राइस दैट यू गेट इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए तो इस्तेमाल किया जाता ही है, लेकिन साल 2015 से अब इसी प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए, या इकोनॉमिक ग्रोथ को बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को, साइज ऑफ जीडीपी, जीडीपी को भी कैलकुलेट करने के लिए अब हम मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हमेशा आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक इकोनॉमिक ग्रोथ में आउटपुट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअल में इनपुट को देखते हैं। इनपुट दो तरीके का है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करते, इट इज ओनली फैक्टर। इसमें जब हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस अब 2015 तक हम फैक्टर इनकम को कंसीडर करते थे या फैक्टर कॉस्ट को, अब हम कंसीडर करते हैं 2015 से मार्केट प्राइस। तो आप जीडीपी समझे, ये सेम चीज अप्लाई होगा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, किसी भी चीज के लिए। यू विल कैलकुलेट दिस आइदर ऑन फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, दोनों में। अब गवर्नमेंट ऑफिशियली किसको कंसीडर कर रही है? मार्केट प्राइस को, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट चीज देखेंगे, दैट इज कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। ये क्या होता है? जीडीपी का कैलकुलेशन हम या तो फैक्टर कॉस्ट पे कर सकते हैं या मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी आप करेंगे, अगेन इसका कैटेगराइजेशन एक करंट प्राइस पे हो सकता है या कांस्टेंट प्राइस पे। सो अब जीडीपी आप कैलकुलेट करंट प्राइस पे कर सकते हो या फिर कांस्टेंट प्राइस पे। अब करंट प्राइस पे करने का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन में यूज होता है और इससे आपको साइज ऑफ इकोनॉमी करंट टाइम पे पता चलता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक साइकिल प्रोड्यूस किया, हमने हमारी इकोनॉमी में एक साइकिल प्रोड्यूस किया, साइकिल में आप फैक्टर कॉस्ट लोगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी मार्केट प्राइस। अब जो फैक्टर कॉस्ट लिया गया है वो आज का करंट प्रेजेंट 2024 का प्राइस ले रहे हो या कोई बेस प्राइस लोगे, ये डिपेंड करता है। अगर आप प्रेजेंट प्राइस 2024 का प्राइस ले रहे हो तो उससे आपको करंट टाइम में आपकी इकोनॉमी का क्या साइज है वो पता चलता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया का इकोनॉमी का साइज इस समय है 295.36 लाख करोड़ रुपए में, आईएनआर में। अगर इसी को आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ये 3.93 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। 3.93 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी का साइज है। ठीक है, सो करंट प्राइस पे तो आप लिखोगे जीडीपी करंट प्राइस, इसी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। दिस इज नॉमिनल जीडीपी। जब जीडीपी आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। याद रखिएगा, करंट प्राइस पे जो भी कैलकुलेशन किया जाता है ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, प्लस इसकी के हेल्प से हम साइज ऑफ इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 2023 में, 2024 में, 2023 में इमेजिन करिए एक साइकिल प्रोड्यूस किया था, एक ही साइकिल। ठीक है, अब 2024 में भी एक साइकिल प्रोड्यूस किया है, वन साइकिल। तो अब 2023 में इस साइकिल का प्राइस था समझिए 100 रुपीज। 2024 में सेम साइकिल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों की वजह से इस साइकिल का प्राइस हो गया 110 रुपीज। फैक्टर कॉस्ट और वो सब इसमें जोड़ा हुआ है। इमेजिन करिए ये जो 10 रुपीज एडिशन हुआ है ये फैक्टर कॉस्ट प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको लगेगा कि हमारी इकोनॉमी 10% से बढ़ गई है, राइट? लेकिन क्या एक्चुअल में इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हुआ है क्या? नहीं। हम उस दिन भी एक ही साइकिल प्रोड्यूस कर रहे थे, आज भी एक ही साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस दिन भी हमारा जो फैक्टर था वो सिर्फ एक ही साइकिल के ऊपर अर्निंग कर रहा था, आज भी फैक्टर सिर्फ एक ही साइकिल के ऊपर अर्निंग कर रहा है। तो ये जो एक्चुअल में प्राइस बढ़ा है दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा है। रियलिटी में आपके जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, वैल्यू एडिशन हुआ नहीं है। अल्टीमेटली आपको प्राइस से प्राइस दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अब इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हुआ है? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में तो आपको लग जाएगा कि 10% का ग्रोथ इकोनॉमी में दिख रहा है, राइट? लेकिन अब यहां पर आप इसको कांस्टेंट प्राइस से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2011-12 लिया, 2011-12 2011-12 में एक साइकिल का प्राइस था समझिए 50 रुपीज।
तो अगर हम उसी प्राइस को 2023 में भी यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, तो एक साइकिल का प्राइस कितना हुआ 50 रुपीज, और सेम बेस प्राइस का अगर यूज हम करेंगे 2024 में, तो 2024 में भी साइकिल का प्राइस क्या है 50 रुपीज, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, जीरो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, अगर इमेजिन करिए कि हमने 2024 में 2 साइकिल प्रोड्यूस किया होता इंस्टेड ऑफ 1 2 साइकिल, और नॉर्मल प्राइस से आप देखते तो ये 222 रुपया मतलब 220 रुपए का हो जाता, तो आपको लगता है कि 20% का हमारा प्राइस है। लेकिन आप बेस प्राइस से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 100 रुपीज दिखेगा, 50 रुपीज से 2 साइकिल 100 रुपीज, तो हम बोलेंगे इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 2023 के कंपैरिजन में अब हमारा 50% का राइज हुआ है। पहले 50 रुपए का एक साइकिल था, अभी भी 50 रुपए का ही एक साइकिल है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन सीधा डबल हो गया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है 50% से राइज हुआ है। सो दिस इज पॉसिबल इफ यू डू इट एट अ पर्टिकुलर बेस प्राइस से अगर हम करेंगे, तो कोई ना कोई बेस ईयर ले लो, उस ईयर का प्राइस जो होगा उस प्राइस के बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम इजी फॉर अस टू सी द इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता चलता है। सो कांस्टेंट प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए। आज के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है 8.2%, लंबे समय से हम 7 पे चल रहे थे, अब तो 8.2% का हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, और कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे इंडिया की इकोनॉमी का साइज लगभग 173 लाख करोड़ के करीब में आता है। ठीक है, नाउ ये जो कांस्टेंट प्राइस होता है ये किसी ना किसी बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे होता है, कोई एक बेस ईयर हम डिसाइड करते हैं, उस बेस ईयर का प्राइस होता है। बेस ईयर कौन सा ईयर होगा, जो बहुत लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना आज से 40 साल पहले का बेस ईयर नहीं ले सकते, थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए, और वो ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए, यानी उस साल में कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया इस तरीके का कुछ ना हो, पूरा साल एक बहुत नॉर्मल तरीके से इकोनॉमी फंक्शन करनी चाहिए, एंड देन उस ईयर का हमारे पास रिलेवेंट डाटा होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा उसी ईयर को हम एज अ बेस ईयर कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल हम बेस ईयर 2011-12 को लेते हैं। ठीक है, 11-12 हमारा बेस ईयर है जिसके बेसिस पे वी कैलकुलेट दी इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ लिखा जाता है जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, एंड रिमेंबर दिस इज द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ये है, नॉमिनल जीडीपी में से जब आप रियल जीडीपी माइनस करते हैं तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है, यानी जो भी इन्फ्लेशन वो सब चीज से जो भी प्राइस बढ़ा है उसको आप एलिमिनेट करते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस फिलहाल देखा है। अब बात करते हैं ये सारी चीजों को अप्लाई करके कहां पर क्या फाइंड किया जाता है। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखो डिफ्लेटर मतलब डिफ्लेट क्या कर रहा है जीडीपी में। अगर प्रोडक्शन एक ही साइकिल 2023 में भी हुआ, एक सेम साइकिल ही 2024 में है, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपको इकोनॉमी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, जीडीपी में ग्रोथ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ इन्फ्लेशन जीडीपी को डिफ्लेट कर रहा है। ठीक है, तो जीडीपी में क्या डिफ्लेट कर रहा है जीडीपी को, अदर देन द प्रोडक्शन, रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है बट समथिंग एल्स लाइक इन्फ्लेशन इज डिफ्लेटिंग द जीडीपी, तो वो क्या है, कितना प्राइस है, वो हम से कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 1000, yeah, sorry 100, so this is the formula by which we find out the GDP deflator। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, दिस इज द फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसका मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज जीडीपी। जीडीपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड NFIA एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, जीएनपी। ठीक है, और जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे देन व्हाट यू गेट इज एनडीपी, और वही सिमिलरली यहां आने के लिए एनडीपी से यहां से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और या फिर यहां से आप एनएफआई को एडजस्ट करो, यू विल रीच टू दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब यहां से अगर मुझे इस पॉइंट पे आना है तो आई हैव टू डू द डेप्रिसिएशन, और अगर यहां से इस पॉइंट से आई हैव टू कम टू दिस पॉइंट, सो आई हैव टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। करेक्ट है, ओके। नाउ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, कुछ भी चीज ये सब आपका कैलकुलेट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, सॉरी मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है,
प्लस मैंने कहा था कि ये सारे ही चीज, मार्केट प्राइस हो या फैक्टर कॉस्ट पे हो, ये सारे ही चीज को आप फर्दर करंट प्राइस पे या फिर कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। करंट प्राइस फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस हो सकता है या फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट प्राइस हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी करंट कांस्टेंट वैसे ही होता है। तो आप जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस करंट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। वैसे ही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। तो ये सब चीज है। अब इसमें से हमारा जो साइज ऑफ इकोनॉमी है वो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा वैल्यू होता है, मतलब विच वैल्यू इज द मार्केट इज द शोज द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो इट इज मार्केट जीडीपी मार्केट प्राइस करंट प्राइस। ये से आपको पता चलता है साइज ऑफ इकोनॉमी, ये साइज ऑफ इकोनॉमी शो करता है, ठीक है। यहां जो वैल्यू होगा वो ही हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी होता है। देन जीडीपी मार्केट प्राइस कांस्टेंट प्राइस जो होता है, इसके हेल्प से हम फाइंड करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता चलता है, ठीक है। देन एनडीपी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस, ये जो वैल्यू होता है उसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। ये है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम कितना है वो आपको पता चलेगा। एंड एनएनपी फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस, ये होता है नेशनल इनकम, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। यानी सभी भारतीय लोगों का इनकम क्या है, और ये डोमेस्टिक इनकम होता है, ठीक। नाउ नेशनल इनकम को ही जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, समझिए नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट यू गेट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी रीच टू पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम ये कैलकुलेट करने का, यानी जीडीपी तक जाने का, जीएनपी या ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड्स है, राइट। अब हम वो मेथड देखते हैं कि क्या होता है।